दोबारा से आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट डीएस पे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि मंडे से मैं क्लास 6, 7, 8, 9, 10 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम बायो का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 8 का। आज जो भी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, इस वीडियो में आपको मैं क्लास 8 के बायोलॉजी का पहला चैप्टर का इंट्रो दूंगा कि पहला चैप्टर आपका किस बेसिस पे है, हम उसे कैसे पढ़ेंगे और कहाँ तक लेके जाएंगे। ठीक है। और हाँ दोस्तों, मैं बता दूं कि मैंने आप लोगों से एक और प्रॉमिस किया था कि मैं आपके चैप्टर्स को कैटेगराइज कर दूंगा अलग अलग सब्जेक्ट में। तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे जाके आप लोग देखिएगा जरूर और उस तरीके से अपने चैप्टर्स को अलग अलग कैटेगराइज कर लीजिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? बायोलॉजी। तो सबसे पहले मैं बता दूं बायोलॉजी होता क्या है। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम किस चीज़ के बारे में पढ़ाई करते हैं। उसमें हम लोग पढ़ाई करते हैं सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, कि कौन सी ऑर्गेनिजम्स लिविंग्स हैं, कौन सा ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग्स है। मतलब हमारे अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में जो पढ़ाई, जो जिस सब्जेक्ट से हम डील करेंगे, जो सब्जेक्ट हमें उनके बारे में जानकारी दे, उस सब्जेक्ट को हम कहेंगे बायोलॉजी। तो बायोलॉजी इज द सब्जेक्ट विच डील्स विद अस अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये तो आप लोगों ने क्लास 5th में पढ़ा ही होगा कि व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम आगे आते हैं कि बायोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे क्या। बायोलॉजी में हम लोग जा रहे हैं पढ़ने आज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो देखो, सेल क्या होता है और स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। तो जो सेल है हमारा, हम लोग इसको थोड़ा सा डीप में स्टार्ट करेंगे, थोड़ी देर बाद स्टार्ट करेंगे। पहले हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में जानते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है और फंक्शन क्या होता है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम लोग एक घर में रहते हैं, ठीक, हम लोग एक घर में रह रहे हैं। उस घर का क्या स्ट्रक्चर है? जैसे मेरे घर का स्ट्रक्चर स्क्वायर में है, उसके बाद उसकी लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, उसकी वाइड क्या है, ये सारी चीज़ क्या कहलाएंगी? स्ट्रक्चर। जैसे हम कोई ग्लास उठाते हैं, वो ग्लास का शेप कैसा है, वो उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे अभी? स्ट्रक्चर। अब क्या जानेंगे? फंक्शन। फंक्शन किसी चीज़ का क्या होता है? हमारे घर में फैन लगा है, उसका भी स्ट्रक्चर है। उसमें तीन फैंस है, एक मोटर है और उस पर वो रोटेट करता है। इसका ये फंक्शन हो गया और इसका स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हो। तो फंक्शन मतलब वो किस टाइप से काम करता है, क्या क्या उसके काम है। तो हमारे फैन किस टाइप पे काम करता है? हमारा फैन काम करता है इलेक्ट्रिसिटी से, और उसका काम क्या है? उसका काम है हमें हवा देना। ठीक है, तो हम नेक्स्ट आते हैं कि सेल क्या होता है। देखो, एकदम छोटी सी बात, सेल क्या होता है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। स्ट्रक्चर बोले तो मतलब जैसे मैंने बताया था, घर का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर हो गया, और फंक्शनल बोले तो काम कैसे करना है। तो अब इसको अगर डीप में समझा जाए तो जो सेल है वो हमारी लाइफ का एक स्ट्रक्चर देने वाला, और लाइफ में हम लोग जो जो फंक्शन करते हैं अपने पूरे होल लाइफ में, उसे उस फंक्शन को परफॉर्म करने वाला एक यूनिट ऑफ लाइफ है। अब इसे हम कैसे करेंगे, मतलब कि इसे और अच्छे से कैसे समझेंगे? देखो, मैंने बताया था अभी स्ट्रक्चर घर में कि घर एक स्ट्रक्चर मान लो, तो सेल क्या हुआ? उस घर का एक ब्रिक, मतलब सबसे छोटा यूनिट उस घर का। अगर उस ईंटे की भी टुकड़े टुकड़े कर दो तो उस ईंटे का भी जो सबसे छोटा यूनिट होगा वो क्या कहलाएगा? सेल। इसको और अच्छे से समझते हैं। सपोज कर लो मेरे पास ये स्केच है, ठीक है। अब मैं इस स्केच को मैं छोटा करने वाला हूँ, ठीक। मान लो यहाँ से थोड़ा तोड़ा, फिर थोड़ा, फिर तोड़ा, फिर तोड़ा। एक ऐसा टाइम आएगा ना जब मैं उसको तोड़ नहीं पाऊंगा, इनफैक्ट वो मुझे दिखेगा ही नहीं। तो उस यूनिट को हम कह देंगे कि सेल है। अगर मैं अपने बॉडी को देखूं तो बॉडी को भी जब मैं अपने बॉडीज को भी जब मैं अलग अलग पार्ट्स में काटता रहूँगा तो एक ऐसा टाइम आएगा जब मैं अपने उस बॉडी को काट नहीं पाऊंगा। तो उस पॉइंट को हम लोग सेल कहते हैं। देखो, सेल, अब हम लोग पढ़ेंगे सेल की डिस्कवरी कब हुई थी, सेल के कितने टाइप्स होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में अभी हम लोग आगे जानेंगे वीडियो में। तो देखो, पहले मैं फिर से एक बार क्लियर करना चाहता हूँ कि जो सेल है वो क्या होता है, वो किस बेसिस पे काम करता है, उसके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल पे, कि सेल को किसने खोजा, कब खोजा, कैसे खोजा, और पहले टाइम जब सेल को देखा गया था तो उसका स्ट्रक्चर क्या था। तो अब हम बात करते हैं कैसे, कब और क्यों, मतलब किस तरीके से। तो 1965 में
1965, सोच लो कितना पुराना चले गए हम लोग। 1965 में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, पतंग वाली हुक नहीं, या फिर वो जो हम लोग पेन में हुक लगाते हैं वो सारी वाली हुक नहीं, क्या नाम था उनका? रॉबर्ट हुक नाम था। उन्होंने 1965 में, ये चीज़ भी नोटिस कर लीजिए आप, कब? 1965 में, 1965 में, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने 1965 में सेल का डिस्कवरी किया था। अब कैसे किया था इस चीज़ पे थोड़ा हम ध्यान देंगे कि उन्होंने क्या किया था। उनके, मान लीजिए एक स्टोरी के अकॉर्डिंग, स्टोरी से आपको समझा रहा हूँ। सपोज करो मैं हूँ रॉबर्ट हुक, ठीक है। अब 1965 का ज़माना, ब्लैक एंड वाइट कर दूँ क्या इसको? चलो अच्छा भी जाने देता हूँ, बाद में कभी कहानी बताऊँगा तब कर दूँगा। सपोज 1965 का ज़माना, मैं हूँ रॉबर्ट हुक और मैं क्या कर रहा हूँ? इन्वेंशन कर रहा हूँ अपने माइक्रोस्कोप पे। मुझे मतलब मेरे अंदर भूत लगा हुआ है कि मेरे को अब डिस्कवरी करनी है नई नई चीज़ें, ठीक है। तो मैं बहुत परेशान था और इसी परेशानी में मैं अपने ग्राउंड में घूम रहा हूँ। मेरे ग्राउंड में एक पेड़ लगा हुआ है, पेड़ थोड़ा सा सूख गया है, मतलब जैसे आम का पेड़ आप लोग देखोगे, मैंगो ट्री, तो मैंगो ट्री जब उसको आप पास से देखोगे ना तो उसके ऊपर ऊपर लकड़ियाँ लगी रहती हैं, उसको आप ऐसे ऐसे करोगे तो वो उखड़ जाएंगी, उसको बोलते हैं क्रॉप। तो हम क्या करेंगे, मैं गया वहाँ, मैं भी ऐसे ही उसको कर रहा था, मतलब जब इंसान परेशान होता है तो ऐसे ऐसे कर, मतलब कुछ भी करता है उसे कुछ समझ में नहीं आता है, तो मैं भी उसको स्क्रैच कर रहा था। तो बस वो गिर गया, मैंने उसे उठाया और फिर मेरे माइंड में आया कि यार क्यों ना हम इसको अपने माइक्रोस्कोप में देखें। मेरे पास जो भी उस टाइम मैग्नीफाइंग था, 1965 की बात बता रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं उसे देखूँ। तो मैं उठाया उसे, ले गया अपने माइक्रोस्कोप में देखा। मुझे आप लोग समझ लेना, मैं रॉबर्ट हुक हूँ, तो मैंने उठा के मैं उसे मैग्नीफाइंग ग्लास में लगाया और लगा के जब मैंने उसे देखा ना, तो पता है मुझे क्या देखा? मुझे दिखा कुछ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। मतलब हनीकॉम्ब आप लोग समझते हैं, मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता जो कि एक हेक्सागोनल के टाइप में होता है, उस टाइप का हमें स्ट्रक्चर दिखा। सॉरी मैं अभी बोर्ड पे नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास अभी व्हाइट बोर्ड अवेलेबल नहीं है लॉकडाउन की वजह से। मंडे ट्यूसडे जब भी मार्केट खुलेगा मैं आपको लेके आऊँगा, फिर से मैं हो सके तो इस वीडियो को फिर से आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो क्या उन्हें दिखा? हनीकॉम्ब टाइप स्ट्रक्चर। जब उन्होंने उसे ध्यान से देखा तो मतलब उसे वो स्ट्रक्चर देखने के बाद उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि जो एक स्ट्रक्चर है वो दूसरे स्ट्रक्चर से एक वॉल के थ्रू अलग है। तो उन्होंने एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को नाम दे दिया सेल। मैंने जैसे मैं ही क्योंकि रॉबर्ट हुक, तो मैंने क्या किया, मैंने उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का नाम दे दिया सेल। तो आप सबको पता चला कि रॉबर्ट हुक ने सेल कैसे खोजा था। एकदम छोटी सी बात है, 1965 में वो ऐसे ही मतलब खोज रहे थे, ऐसे मान लो मैदान में टहलने चले गए, उन्हें अपने सामने आम का पेड़ दिखा, बस उसके उस छोटे से लकड़ी के छोटे से हिस्से को उखाड़ा, उन्होंने अपने मैग्नीफाइंग ग्लास में लगाया और फिर ऑब्जर्व किया तो उन्होंने क्या पाया? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जिसे उन्होंने सेल दिया। और आपको ये भी बता दो, जो सेल उन्होंने पहले टाइम खोजा था वो एक डेड सेल था। आज के टाइम में हम अपने माइक्रोस्कोप से लिविंग सेल को देख। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में कि सेल क्या होता है। सबसे बड़ी चीज एक देखो, सेल को क्या करेंगे हम, सेल के डेफिनेशन को ही दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? पहला डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कैसे बेसिक हो गया? अब जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लो कि हमारा घर है, तो हमारे घर का जो बेसिक यूनिट हो गया वो क्या हो गया? हमारा घर किस चीज से मिलके बना है? सीमेंट से मिलके, ईंट से मिलके, और कुछ मटेरियल्स हैं जैसे कि वो हो गया रॉड हो गया, आयरन रॉड हो गया, छड़ जिसको बोलते हैं, उसके बाद गिट्टी हो गया, इन सब चीज़ों से मिलके बना है। लेकिन इसका अगर मेन बेसिक यूनिट माना जाए तो क्या हुआ? ब्रिक हुआ, ईटा हुआ। उसी तरीके से हमारा सेल भी जो है हमारे पूरे लाइफ का एक बेसिक यूनिट है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। और जो दूसरा होगा इसका पॉइंट, जो डेफिनेशन का दूसरा पार्ट होगा वो होगा फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे हमारे ब्रिक का फंक्शन क्या है कि हमारे हाउस में जो ब्रिक है वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक जोड़ता है, तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करके हमारे पूरे घर को मेंटेन करता है। इसके अलावा हमारे पूरे घर को बाहरी धूल, हवा, डस्ट वगैरह वगैरह सबसे बचाता है। ठीक उसी तरीके से हमारा जो सेल का फंक्शन है वो भी एक अलग तरीके से डिस्क्राइब है। सेल के ढेर सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं और कई टाइप के फंक्शन हैं। तो इन सब चीज़ों को हम आगे जब सेल के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, मतलब और ब्रीफली जानेंगे और अच्छा से डीपली जानेंगे, तो फिर हम इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए बस एक डेफिनेशन आप याद रखिए, सेल इज द स्ट्रक्चरल
बेसिक स्ट्रक्चरल, मतलब सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और अगर इसको और आसान किया जाए तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल क्या करता है? सेल आपके बॉडी में सारे काम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप सोचते हो कि आपने अच्छा काम किया, मगर इसके पीछे आपका कोई हाथ नहीं होता है। वो काम कौन करता है? सेल करता है। अगर हम आज सांस ले रहे हैं तो उसके पीछे रीज़न है कहीं ना कहीं सेल का। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो उसके पीछे रीज़न है कहीं ना कहीं सेल का। हमारे बॉडी के अंदर अगर डाइजेशन हो रहा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं रीज़न है सेल का। पलकें झुक रही हैं, मैं बोल पा रहा हूँ, बालें उड़ रही हैं, सॉरी बालें उड़ नहीं रही हैं, बालें ग्रोथ कर रही हैं, हमारे हेयर्स ग्रोथ कर रहे हैं, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं रीज़न है सेल का। इसलिए सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर सेल नहीं होगा तो हमारी बॉडी नहीं होगी, और हमारी बॉडी नहीं होगी तो मैं नहीं होऊंगा, और मैं नहीं होऊंगा तो आपको यूट्यूब पे ऐसे पढ़ाएगा कौन? और दूसरी चीज़ है, आप याद रखिएगा कि मैंने जब पहला वीडियो डाला तो उस पर मुझे उतना लाइक नहीं मिला है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इसको और ग्रोथ करो, ताकि हम लोग और अच्छे तरीके से, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लोग ऐसा कुछ करते हो तो उस बेस पे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, हम कुछ और अच्छा बनाएं और अच्छे से आपकी तरफ आप लोगों को अट्रैक्ट करें। तो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, या फिर आप इसे मेरा ऑर्डर समझो या फिर अपना होमवर्क समझो, आप लोगों को क्या करना है, इसे सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है और नोटिफिकेशन बेल दबा के रखना है। ठीक, अब हम लोग कहाँ पे थे? सेल पे थे। सेल का बेसिक यूनिट और स्ट्रक्चर हम लोगों ने जाना कि सेल क्या है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब हम क्या करेंगे? देखो, पता है जैसे बड़े ऑर्गेनिज्म हो गए और छोटे ऑर्गेनिज्म हो गए, तो ऐसा नहीं है कि बड़े ऑर्गेनिज्म में बड़ा बड़ा सेल है, छोटे ऑर्गेनिज्म में छोटा छोटा सेल है, ऐसा कुछ नहीं। एक प्लांट में भी बस थोड़ा सा साइज का डिफरेंस होता है, बहुत बड़े नहीं होते हैं सेल, बहुत छोटे नहीं होते। एक प्लांट में भी उसी माइक्रोस्कोपिक यूनिट में ही सेल पाया जाएगा, और एक एनिमल में भी माइक्रोस्कोपिक यूनिट ही सेल पाया जाएगा। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे सेल के टाइप, कितने टाइप के सेल होते हैं। तो सेल मेनली अगर नंबर के अकॉर्डिंग पे देखा जाए तो 2 टाइप्स के सेल को माना गया है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, एक मल्टी सेलुलर। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस बताता हूँ मैं। देखो क्या होता है, जैसे कि सपोज करो एक घर है, ठीक है, एक घर है, और जैसे आप लोगों ने मान लो पत्थर का घर कभी देखा हो तो पता है क्या होता है, जैसे पत्थर वाले जो घर होते हैं ना छोटे छोटे, उन्हें क्या करते हैं, एक पत्थर सिंगल रखते हैं, उसे काट काट के उसका घर बना देते हैं। ठीक है, तो ये जो सिंगल पत्थर से बना हुआ घर हो गया वो हमारा सिंगल सेलुलर हो गया, मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जिसको हम सिंगल कहेंगे। इसी तरीके से जो सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे अमीबा हो गया, वो सब क्या हुए? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हो गए। और मल्टी सेलुलर, ये तो आप जान ही रहे हो कि आप 10 तल्ले के घर में रह रहे हो तो आपका घर तो ढेर सारे ब्रिक्स से मिलकर बना है। तो ये मल्टी सेलुलर हो गया, मतलब जिसमें ढेर सारे सेल्स इन्वॉल्व हों वो क्या हो गया? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया। और जिसमें सिर्फ सिंगल सेल का काम हो वो क्या हो गया? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो गया। तो मल्टी सेलुलर और सिंगल सेलुलर का एक बार फिर से मैं आपको डेफिनेशन दे देता हूं अच्छे से, कि सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म which have only one cell to perform all the functions। ये मेरा डेफिनेशन बुक का नहीं है, आप लोग इसे नोट करो चाहे ना करो। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म which have only one cell to perform all the function of the body। ठीक, और मल्टी सेलुलर की बात करें तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म which has more than one cells to perform all the functions in। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं शेप ऑफ द सेल, कि सेल का शेप कैसा होता है। देखो, एक चीज बोला गया ना, किसी के शेप और साइज को देख के मत डिस्क्राइब करो कि वो क्या कर सकता है। जब ये बात मैं आपको बता रहा हूँ तो मुझे एक स्टोरी याद आ गई, तो सोच रहा हूँ आपको सुना ही दूँ। तो ये याद रखना कि मेरा कहने का मतलब क्या है। मैं बता रहा हूँ शेप और साइज पे मत जाना किसी के, अपने फ्यूचर में, अपने लाइफ में कभी भी किसी के शेप और साइज पे मत जाना। वो बंदा अगर छोटा है तो क्या हो सकता है, बहुत कुछ कर। तो देखो क्या होता है, एक गांव में 2 दोस्त रहते हैं, ठीक है। दोनों दोस्त में आपस में बहुत अच्छी खासी दोस्ती रहती है, और दोनों की एज होती है मात्र 4 नहीं, एक की एज होती है 4 साल, एक की एज होती है 10 साल, ठीक है। दोनों खेलते हैं, ऊपर से एक पतंग कट के जाती है, तो दोनों उस पतंग के पीछे दौड़ते हैं। दौड़ते दौड़ते वो अपने गांव से निकल के दूसरे गांव चले जाते हैं। अब क्या होता है, उनका ध्यान पतंग पे होता है, तो वो क्या करते हैं, ऊपर देखते हुए दौड़ते हैं, और उसमें से जो 10 साल वाला लड़का है वो ना नीचे कुएं में गिर जाता है।
कुएं में गिर जाता है। याद रखना, कुएं में गिर जाता है। और कौन गिरता है? वो 10 साल वाला लड़का, 10 साल वाला जिसकी मतलब एज हाइट सब 4 साल वाले लड़के से काफ़ी ज़्यादा, लेकिन 4 साल वाला उससे छोटा है। तो क्या होता है, वो 4 साल वाला लड़का उसे अब बचाने की कोशिश करता है। कैसे कोशिश करता है? वो बगल से रस्सी और बाल्टी लेके आता है, कुएं में डालता है और फिर फाइनली उसे खींच लेता है। अब खींच लेते हैं उसे। अब क्या हुआ, अपने गांव गया और गांव पे जब उसने ये सारी स्टोरी बताई तो गांव वालों को बिलीव नहीं हुआ कि भाई ये 4 साल का लड़का 10 साल के लड़की को खींच कैसे सकता है। उसने पूछा, बेटा जरूर कोई वहां रहा होगा जो तुम्हारी हेल्प किया होगा। तो उसने बोला नहीं, कोई नहीं था। फिर पता है उसी सारे मतलब पब्लिक में एक बूढ़े दादाजी थे, उन्होंने बोला कि यही तो फर्क है कि वहां कोई नहीं था, तभी इस लड़के ने उस 10 साल वाले लड़के को खींच लिया। तो सबने पूछा ऐसा आप कैसे कह सकते हैं, हो सकता है कोई वहाँ हेल्प करने आया हो। तो उसमें से कुछ लोग बोले कि नहीं, ये कर ही नहीं सकता है, इसके पास इतनी पावर ही नहीं है, इसका अभी छोटा सा तो है ही, 4 साल का तो है। तो बस वही दादाजी ने उस पॉइंट को पकड़ा और बोला बस सेम चीज़ कि वहाँ उसे ये कहने वाला कोई नहीं था कि बेटा तुम नहीं कर सकते हो। उसके माइंड में एक बार भी नहीं आया ये नेगेटिव थिंग कि हम नहीं कर सकते। उसके माइंड में बस इतना ही चल रहा था कि मुझे अपने फ्रेंड को बचाना है। उसने क्या किया, भले वो 4 साल का था मगर बाल्टी डाला, रस्सी डाला और उसे खींच लिया। 4 साल के बच्चे ने 10 को बचाया, 10 साल के बच्चे को बचाया। और उसके पीछे का रीजन ये था कि उसके माइंड में, उसके मन में आत्मविश्वास था कि मैं कर सकता हूँ। तो यही चीज मैं आपको भी सिखाना चाहूंगा कि आप लोग भी अपने माइंड में एक निर्भर रहो, आत्मनिर्भर रहो, मतलब माइंड को एकदम फ्रेश करके पॉजिटिव चीजों से भरो और एकदम कॉन्फिडेंस रहो कि नहीं तुम ये कर सकते हो। सिर्फ तुम ही नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम ये कर सकते हो। क्योंकि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन मैं भी कर सकता हूँ ये कॉन्फिडेंस होता है। तो आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखो। और एक चीज याद रखो, वो 4 साल का था, वो 10 साल का था, ये छोटा सा था मगर उसे बचा लिया। तो इसलिए शेप और साइज पे भी कभी मत जाना। अब हम आगे बढ़ेंगे किस पे, सेल के शेप पे, कि सेल का शेप क्या होता है और उसकी साइज क्या होती है, और साइंटिस्टों ने किस किस सेल को किस किस साइज का मतलब उन सबका कितना मार्किंग और क्या क्या लेंथ दिया है। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं साइज ऑफ द सेल। सेल कितना बड़ा हो सकता है। देखो एक तुम्हें संभावना देता हूँ, अगर बहुत बड़ा सेल होगा ना, कोई बहुत बड़ा सेल होगा ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ कुछ सेंटीमीटर का हो सकता है। कुछ सेंटीमीटर समझ रहे हो, 0 से लेके 1 सेंटीमीटर। मतलब हमारे स्केल में जो हम लोग स्केल यूज़ करते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स में जो हमारा स्केल होता है लंबा सा, उसमें देखो 0 से लेके 1 सेंटीमीटर, इतना बड़ा। ज़्यादा से अगर बहुत बड़ा सेल होगा तो इतना बड़ा होगा। और बाकी तो छोटे में तो माइक्रोमीटर्स में इसको गिना जाता है। बहुत छोटे सेल होते हैं, इतने छोटे सेल होते हैं कि वो आँख से दिखते नहीं। सोचो जो चीज़ हमें दिखती ही नहीं है उस चीज़ के बारे में हमारे बुक में 10 पेज का चैप्टर है। ये सोचो, मतलब हमें दिखता तो है ही नहीं, फिर भी हमें उसके बारे में पढ़ना है। 10 पेज का चैप्टर है, 10 से 12 पेज का। तो अब मैं बता दे रहा हूँ नॉर्मली सेल की साइज क्या होती है। जो सेल की साइज होती है नॉर्मली वो 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर के बीच में होती है। मतलब अगर एक नॉर्मल ह्यूमन सेल की बात किया जाए या फिर रेड ब्लड सेल की बात किया जाए तो वो 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 0.5 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। वेयर जबकि अगर अभी तक का सबसे लार्जेस्ट सेल की बात करें तो वो है ऑस्ट्रिच एग का सेल, जिसका लेंथ मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई सब मिला के अगर बोला जाए तो 130 mm इंटू 130 mm, बोले तो 170 माइक्रोमीटर इंटू 130 माइक्रोमीटर, ये उसकी साइज है। तो हम बात कर रहे थे लेंथ और सेल के साइज के बारे में। तो ये भी जान जाओ कि सेल का साइज क्या है। एनिमल चाहे जितना भी बड़ा हो उससे सेल के साइज का कोई लेना देना नहीं। सारे एनिमल्स के सेल के साइज हमेशा छोटे ही होते हैं। वो अगर एलिफेंट है तो इसका मतलब ये नहीं कि एलिफेंट का एक सेल आधा किलोमीटर बड़ा होगा या फिर 200 मीटर बड़ा होगा या फिर 10 मीटर बड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसका भी सेल 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर के बीच में होगा। और हो सकता है 170 से लेके 130 माइक्रोमीटर के बीच में हो, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर के बीच में हो। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम असली मुद्दे पे आएंगे जिसे हम कहेंगे सेल का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को क्यों कहते हैं, अब हम मेन सेल के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक तो हम इंट्रो पे चल रहे थे कि सेल क्या था, कैसे आया, सेल के कितने पार्ट्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, और तो और सेल की साइज क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल और फंक्शन ऑफ सेल। तो जब हम इसके बारे में जानेंगे ना तो सबसे पहला टॉपिक है टिश्यू। टिश्यू क्या होता है, देखो अब मैं बहुत ही अलग तरीके से पढ़ने रहा हूँ। अब पहले पॉइंट कर लो क्या क्या पढ़ने रहा हूँ।
टिश्यू पढ़ाऊंगा, टिश्यू क्या होता है, उसके बाद सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ाऊंगा, सेल मेम्ब्रेन पढ़ाऊंगा कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, न्यूक्लियस आता है, साइटोप्लाज्म आता है, सेल वॉल आता है, ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लो। फिर इसको पॉइंट वाइज पॉइंट हम लोग आज तो नहीं कवर करेंगे, आज तो कल आपको ये पूरा चैप्टर मैं कंप्लीट करके दोबारा से रिवाइज कराऊंगा और पूरा कंप्लीट करके आपके सामने कल एक फिक्स पूरा एकदम परफेक्ट वीडियो कल आपके सामने यानी ट्यूसडे को आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे, टिश्यू। देखो शायद क्लास 7th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे बॉडी में ढेर सारे ऑर्गन्स हैं, कुछ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, कुछ सर्कुलेटरी सर्कुलेटरी ऑर्गन्स हैं, कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, पढ़ा होगा। इनके फंक्शंस भी आप लोगों को पता होगा, लेकिन पता है ये सब फंक्शन करता कौन है? ऑर्गन्स तो करते हैं, लेकिन ऑर्गन्स बनते कैसे? ऑर्गन्स बनते हैं टिश्यू से। और टिश्यू कैसे बनते हैं? टिश्यू बनते हैं सेल से। तो अब आप ये कहोगे कि सर हमारी बॉडी में ढेर सारे सेल हैं, तो इसका मतलब हमारे ढेर सारे सेल से मिलके ढेर सारे टिश्यू हैं, और ढेर सारे टिश्यू से मिलके ढेर सारे ऑर्गन्स हैं, और ढेर सारे ऑर्गन से मिलके ढेर सारी बॉडी होनी चाहिए? नहीं, देखो कुछ ऐसी बात होती है। होता क्या है, जो हमारा सेल काम करता है वो सेल दो बेसिस पे काम करता है। पहला क्या काम करता है कि सेल अपने आप को कंबाइन करता है और डिवाइड करता रहता है, ठीक है। और एक स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब किसी एक सेल का पर्टिकुलरली एक फंक्शन होता है, ठीक। उस सारे सेल के फंक्शन को, मतलब जैसे मैं कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं मान लो अपने क्लास का मॉनिटर हूँ, ठीक, सपोज कर लो मैं अपने क्लास का मॉनिटर हूँ, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, अपने स्कूल के सारे क्लास के मॉनिटरों को बुलाऊंगा, एक साइड इकट्ठा कर दूंगा, ठीक है। तो यही काम सेल भी करता है। सपोज करो ढेर सारे सेल हैं, उसमें से एक सेल का काम है सांस लेना, ठीक है, ठीक। अब वो सांस मतलब रेस्पिरेशन करा रहा है, तो अब क्या करेगा, हमारे बॉडी में जितने भी रेस्पिरेटरी होंगे, रेस्पिरेटरी सेल, सबको अपने पास बुलाएगा और उन सब के साथ एक गैदरिंग कर लेगा, और गैदरिंग करने के बाद एक बना देगा टिश्यू, जिसका काम होगा रेस्पिरेटरी टिश्यू। उसको अगर हम लोग बोलना चाहें तो अपने तरीके में समझाने के लिए बोल सकते हैं उसे रेस्पिरेटरी टिश्यू। तो क्या हुआ, सेल एक परफॉर्म मतलब एक फंक्शन परफॉर्म करने वाला सेल जब आपस में कंबाइन हुआ तो क्या बनाया, टिश्यू। मतलब ग्रुप ऑफ सेल टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब ग्रुप ऑफ सेल मतलब सेल की ग्रुप किस काम के लिए, किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जब इकट्ठा होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। तो मतलब सेल जो है ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या होता है, टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सेल टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द बॉडी। तो क्या हुआ, ढेर सारे सेल मिले, उससे क्या हुआ, रेस्पिरेटरी टिश्यू बना। अब उस टिश्यू के जैसे मतलब एक रेस्पिरेटरी टिश्यू बना, उसी तरीके से अब क्या होगा, जैसे मैंने अपने स्कूल के सारे मॉनिटर्स को बुलाया तो एक टिश्यू बन गया, मॉनिटरों का टिश्यू। अब क्या होगा, हम अपने स्टेट में जितने हैं सभी स्कूल से बोल देंगे कि अपने सारे मॉनिटर्स को बुलाइए, तो सभी स्कूल अपने अपने मॉनिटर्स को अपॉइंट कर देंगे, तो सारे स्कूल में एक एक टिश्यू बन जाएगा मॉनिटर के। फिर क्या होगा, मैं बोलूँगा कि अब हम सारे टिश्यू मिल जाए, तो हम सारे मॉनिटर्स जब मिल जाएंगे मतलब तो टिश्यू मॉनिटर जिसको हम कह सकते हैं, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, समझ रहे हो आप लोग? नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके हमसे फिर से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्या कि जब हम लोग सारे लोग मतलब सारे स्कूल्स के मॉनिटर मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे, वो हम लोग ढेर सारा ग्रुप बन जाएगा और एक बड़ा सा ग्रुप बनेगा। अब उसको क्या नाम दे देंगे, ऑर्गन्स। मतलब जब ढेर सारे टिश्यू मिलते हैं तो बन जाता है ऑर्गन्स। शायद आपने ये पढ़ा हो अपने क्लास 7th में कि ढेर सारे टिश्यू जब मिलते हैं तो ऑर्गन बनते हैं। तो हमारा मेन मोटिव था टिश्यू। तो टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब उन सेल का ग्रुप जो एक साथ मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम टिश्यू कहते हैं। चलो टिश्यू खत्म, अब हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है, कि सेल क्या होता है और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। देखो जो हमारा सेल है वो नॉर्मली 4-5 चीज़ों से मिलकर बना होता है। अभी जब आगे पढ़ेंगे हम लोग तो उसको बताऊंगा कंफर्म कितना पार्ट्स मतलब कितने चीज़ों से मिलकर बना है। देखो क्या होता है उसमें न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन हो गया और सेल वॉल होता है। इन 4 चीज़ों का बहुत ही मेन रोल है हमारे सेल में। न्यूक्लियस चलो ऊपर से समझ लो, अभी फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं बताऊंगा पूरा डीपली, ठीक है। तो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन का काम होता है वो सेल का एक मतलब मेम्ब्रेन होता है सेल के ऊपर का, ठीक है। उसके बाद जो सेल वॉल होता है वो हमारे सेल को प्रोटेक्ट करता है। जैसे हमारे घर का वॉल है हमारे पूरे घर के अंदर चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है, उसी तरीके से सेल वॉल जो है वो सेल के ऊपर एक थिन लेयर होता है जो कि सेल को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद अंदर न्यूक्लियस आ गया और साइटोप्लाज्म आ गया। न्यूक्लियस देखो क्या करता है, न्यूक्लियस जैसे हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी का एक ब्रेन है, वैसे ही न्यूक्लियस जो है हमारे सेल का ब्रेन है।
वो हमारे सेल को कंट्रोल करता है। और साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म हमारे सेल के अंदर एक लिक्विड है जिसके अंदर ढेर सारी चीजें, मतलब सपोज कर लो कोई नदी है जिसके अंदर ढेर सारे गोल्ड है, उसी तरीके से साइटोप्लाज्म हमारा एक सेल के अंदर एक रिवर है जिसके अंदर ढेर सारे मिनरल्स हैं, मतलब ढेर सारे। उसी तरीके से जो साइटोप्लाज्म है वो एक रिवर है और उस रिवर के अंदर ढेर सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो कि ढेर सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेल के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को कुछ ना कुछ जरूर समझ में आया होगा, और जो नहीं समझ में आया वो आप कमेंट में करना, उसको मैं फिर से अगली बारी जो वीडियो बताऊंगा उसमें और अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करूंगा। याद रखना मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, अभी बाद में भले ना पढ़ूं लेकिन अभी पढ़ रहा हूँ, ठीक है? बाद में भी पढ़ूंगा, डोंट वरी। तो आप लोग क्या करना, कमेंट कर देना जो चीज़ ना समझ में आए। और दूसरी चीज़, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा। घर में ही रहिएगा, बाहर मत निकलिएगा, कोरोना वायरस काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो प्लीज़ तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।